जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो है फिर से हम लोग जो है सितंबर मंथ का करंट अफेयर सीरीज जो है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप जो है पुराने लेक्चर्स जो भी मैंने कवर किए हैं सितंबर मंथ में, ऑलरेडी जो है 7 लेक्चर्स जो है मैं कवर कर चुका हूं। तो आपने जो है वो कवर कर रखा होगा, क्योंकि अगर आप ठीक से यूपीएससी का ठीक से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पिछले एक साल का जो है करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए। और आपको जो है कॉम्प्रिहेंसिवली करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी जो है बेसिकली कोई किसी तरह कोई मजाक नहीं चल रहा है। तो आपको जो है बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिवली करना पड़ेगा, सब कुछ कवर करना पड़ेगा। आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि भाई लास्ट मोमेंट पे कहीं से एक कोई मैगजीन कवर कर लिया और आप सोचेंगे उसी से क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं, अगर आप यूपीएससी के लिए सीरियस हैं तो आपको कम से कम लास्ट का एक साल का जो है करंट अफेयर, 1 ईयर करंट अफेयर कवर करना पड़ेगा। और उसी सीरीज में जो है मैंने इनिशिएटिव लिया है कि भाई पिछले एक साल का कम से कम करंट अफेयर जो है कराया जाए। और सब कुछ मेरे को मिडिल पाथ अपनाना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वे में नहीं जा सकता। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वे में अगर मैं गया तो फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और मेरे पास अभी 3-4 महीने हैं कवर करने के लिए, और कवर करना है मुझे एक साल का करंट अफेयर। ठीक है, तो बहुत डिटेल वे में नहीं जा सकता मैं, और बहुत ही ज़्यादा मैं फैक्चुअल आपको नहीं बता सकता और तेज़ी से नहीं कर सकता। तो मुझे जो है कि मिडिल पाथ लेना पड़ेगा, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी समझाने की, जहाँ पे फैक्ट्स बताने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं वो काम करूँगा। ठीक है, तो जब तक आप लोगों के ठीक से रिस्पांस नहीं आएंगे, ठीक है, और जब तक आप लोग रिस्पांस प्रॉपर्ली नहीं करेंगे, ठीक है, और कवर नहीं करेंगे लेक्चर, तो कोई मतलब नहीं बनता है इस सीरीज को ठीक से कंटिन्यू करने का। ठीक है, तो आई होप जो है आप ये जो लेक्चर सीरीज जो भी मैं कवर कर रहा हूँ, आप उसको जो है साथ साथ कवर करते चलेंगे, साथ साथ जो है इसके नोट्स बनाते जाएंगे, ताकि जो है इसका जो प्रॉपर्ली जो है आपको फ़ायदा पहुंच सके। समझ रहे हैं ना। तो आज जो है हम लोग पहला टॉपिक करेंगे जो कि प्रीलिम्स से स्पेसिफिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला टॉपिक जो है मैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं उठाऊंगा। तो आज आईसीएच मैंने उठाया, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो पिछले लेक्चर में जैसे मैंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट उठाया था यूनेस्को का, उसी तरीके से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो ये होता क्या है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ये होता क्या है? ये बेसिकली कुछ ऐसे ट्रेड्स ऐसे कुछ होते हैं, फोक आर्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे फोक आर्ट्स हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना, कुछ ऐसे फोक आर्ट्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसे हम लोगों के कुछ फेस्टिवल्स हो सकते हैं, कुछ हम लोग के ऐसे फेस्टिवल्स हो सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे त्यौहार हो सकते हैं, कुछ ऐसे ट्रेडिशन हो सकते हैं, कुछ हम लोग ऐसे ट्रेडिशन हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना, जो कि बेसिकली एक तरीके से यूनिक है, समझ रहे हैं ना। और वो काफ़ी हज़ारों साल पुराने हैं, और उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने की, ऐसी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। तो उसको लेके एक कदम उठाया गया था, और 2008 में जो है बेसिकली एक तरीके से ये एनफोर्स हुआ था यूनेस्को के द्वारा कि कुछ ऐसे कल्चरल हेरिटेज हो जिनको प्रोटेक्ट किया जाए, जिनको प्रोमोट किया जाए, जिनको प्रोटेक्ट किया जाए, जिनको प्रोमोट। अब जैसे कुंभ मेला है, ठीक है। अब कुंभ मेला हम लोग जानते हैं कि काफ़ी समय से चल रहा है। हम लोग के जो बेसिकली जो टेक्स्ट हैं, जो हम लोग के बेसिकली टेक्स्ट हैं, जो भी हम लोग के पुराने पुराण्स हैं, जिसको कहते हैं ना, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, ठीक है, जैसे वेद होते हैं, पुराण होते हैं। तो ऐसा हम लोग कहते हैं ना कि भाई पुराणों में मेंशन्ड है कि भाई कुंभ मेला हुआ करता था। मतलब बेसिकली कुंभ के पीछे कुछ रीजन था, कुछ देवताओं ने अमृत कहीं गिर गया, तो बेसिकली हम लोग कुंभ मेला सेलिब्रेट करना शुरू किए। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं और वहाँ इकट्ठा होते हैं और जो भी स्नान करते हैं। तो ये सभी एक ट्रेडिशन हज़ारों साल से चलता आ रहा है, ठीक है। और उसमें लाखों की संख्या में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे दुर्गा पूजा है, इसको हाल में, जैसे दुर्गा पूजा कोलकाता में मनाया जाता है, तो हाल में बेसिकली जो है एक तरीके से, और भी देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन कोलकाता जो है, वेस्ट बंगाल रीजन में, वहाँ काफ़ी ज़्यादा जो अपना बिहार है, यूपी है, यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है काफ़ी अच्छी तरीके से। तो ये एक तरीके से यूनिक है। जैसे योगा था, तो योगा जो है एक तरीके से पतंजलि मुनि ने योगा का एक तरीके से जो है शुरुआत की थी। जो अपने शास्त्र होते हैं ना, 6 शास्त्र होते हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। तो जो योग शास्त्र होता है, उसके पतंजलि मुनि ने इसका क्या किया था, इसको बेसिकली एक तरीके से स्टेब्लिश किया था। तो वो एक तरीके से इंडिया के पास था, और इंडिया ने एक तरीके से वर्ल्ड को दिया, समझ रहे हैं ना। तो 2017 के टाइम पे जो है योगा को इसमें इंक्लूड किया गया था। सिमिलरली वैदिक चैंटिंग होती है। तो इस तरीके से टोटल 14 है। अगर आपको पता होना चाहिए कि जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, जो कि 14 है। पहली बात तो वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता होना चाहिए, टोटल 14 ऐसे आईसीएच हैं जो कि इंडिया से हैं, ठीक है। इन सभी के नाम आपको याद होने चाहिए, और जो भी इनकी जो है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। जैसे कालबेलिया है, तो कालबेलिया एक तरीके से डांस है,
ये कहाँ का है, राजस्थान में आ जाता है। राजस्थान रीजन जो स्नेक चार्मर्स होते हैं या वो भी जो भी ट्राइबल्स होते हैं वो बेसिकली परफॉर्म करते हैं कालबेलिया डांस। सिमिलरली चाहू डांस है, तो चाहू डांस कहाँ से आता है, जैसे ओडिशा रीजन है, ओडिशा रीजन है, ठीक है, ओडिशा रीजन में चाहू डांस होता है। और वहाँ पे बेसिकली जो रामायण महाभारत अपनी एपिक्स है ना, जो भी रामायण महाभारत अपनी है कहानियाँ, तो उसके बेसिस पे बेसिकली उसके ऊपर परफॉर्म किया था ये चाहू डांस। तो ये मैंने आपको थोड़े थोड़े फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, आपको थोड़ा डिटेल्ड वे में जाके अपना एक नोट्स बना लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कूडियट्टम, अब जैसे ये कूडियट्टम है और मेडियट्टू, ये मेडियट्टू है, ठीक है। अब ये दोनों केरला से हैं, ये केरला से हैं। सिमिलरली ये फोक आर्ट्स ड्रामा, एक तरीके से ड्रामा है एक तरीके से, ठीक है। तो ये जो है केरला से है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुंभ मेला के बारे में मैंने बता दिया। नवरोज के बारे में आप लोग सुनते होंगे, पारसी न्यू ईयर माना जाता है। पारसी एक जोरोस्ट्रियन रिलीजन होता है, जैसे हिंदू रिलीजन है, जैसे मुस्लिम रिलीजन है, सिमिलरली जोरोस्ट्रियन रिलीजन होता है जिसको पारसी रिलीजन भी कहते हैं। तो उसमें बेसिकली एक न्यू ईयर मनाया जाता है जिसको नवरोज कहते हैं, ठीक है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड मनाया जाता है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड मनाया जाता है, ठीक है। तो इंडिया में भी पारसी कम्युनिटी है, जिसे इंडिया में स्कीम भी चलती है कि पारसी की जो पॉपुलेशन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, जियो पारसी, ठीक है। सिमिलरली जो है, जैसे अभी हाल में ही एक जो बिजनेसमैन थे जिनकी डेथ हो गई, साइरस मिस्त्री, वो भी इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। सिमिलरली रामलीला के बारे में तो आप लोग बचपन से ही देखते होंगे, जो आप लोग के एरिया है, जो कि ये ऑल ओवर इंडिया जो है रामलीला सेलिब्रेट किया जाता है जाके, खासकर जो है दशहरे के टाइम पे। इसके अलावा संकीर्तना के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जो मणिपुर रीजन है, मणिपुर, तो मणिपुर में जो राधा कृष्ण की भक्ति से प्रेरित होते हैं, जो वैष्णव कम्युनिटी होते हैं, जो वैष्णव कम्युनिटी होती हैं, वो बेसिकली जो है ये कुछ अपने इनके पास ड्रम्स होते हैं, तो ड्रम्स में बेसिकली ये तरीके से उसके साथ डांस करते हुए ये भगवान की भक्ति करते हैं। इसके अलावा रम्मन, तो रम्मन जो है ये गढ़वाली रीजन जो उत्तराखंड है, ठीक है, वहाँ से है ये। तो इस तरीके से मैंने आपको थोड़ा थोड़ा जो है जो भी डिटेल था उसको मैंने आपको बताया कि कालबेलिया राजस्थान से है, चाहू ओडिशा से है, कोडियट्टम मोडियट्टू केरला से हो गया, नवरोज जो है पारसी न्यू ईयर हो गया, संकीर्तना एक तरीके से डांस हो गया वैष्णव कम्युनिटी के द्वारा मणिपुर से, रम्मन जो है उत्तराखंड गढ़वाली रीजन से हो गया। इसके अलावा जो है दुर्गा पूजा जो इंक्लूड किया गया हाल में, टोटल 14 ऐसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं। इसके बारे में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो जैसे कालबेलिया हो गए, चाहू हो गए, तो इन सभी के बारे में डिटेल्ड में जाके आपको एक नोट्स बना लें, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक था मैंने कवर कराया आज, जो था वो था इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, कुछ ऐसे फेस्टिवल, कुछ ऐसे ट्रेडिशन जिनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, उसी दिशा में यूनेस्को ने कदम उठाया है, ठीक, जो कि 2003 में ऐसे एक ट्रीटी आई थी, 2008 में इसको एनफोर्स हुआ था। तो आज जो है हम लोग जो सितंबर मंथ का करंट अफेयर है, इसमें कई ऐसे टॉपिक हैं आज के दिन में, जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ शॉर्ट टॉपिक्स भी हैं। तो हम लोग तेजी से देखते हैं क्या क्या इसमें है। तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो कि पहला टॉपिक है, तो ये टॉपिक इसलिए न्यूज में आया कि जैसे हम लोग रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसके बारे में आप लोग जानते होंगे, जैसे महात्मा गांधी नरेगा है, महात्मा गांधी नरेगा, तो इसके बारे में आप लोग हर कोई जानता है कि नरेगा स्कीम क्या होता है, इसके बारे में बहस भी काफ़ी चलती रहती है, समझ रहे हैं ना। तो ये रूरल एरिया के लिए लॉन्च किया गया था, कि जो ग्रामीण एरिया था उसके लिए बेसिकली ये स्कीम लॉन्च किया गया था। तो वैसे ही शहरी क्षेत्र के लिए जो है कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, ठीक है। शहरी क्षेत्र में जो कि गरीब लोग रहते हैं, तो उनके लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए, उसी जो सीरीज में जो राजस्थान ने जो है एक कदम उठाया कि इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसने जो शहरी क्षेत्र है उसके लिए भी जो 100 डे लेबर, मतलब 100 डे एक वर्क दिया कि भाई जो गरीब लोग हैं उनको 100 दिन का जो है वो काम मिलेगा, उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये राजस्थान में कदम उठाया गया। अच्छा, ऐसे ही जो है कई और स्टेट्स हैं जहां पे ये कदम उठाए गए हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ऐसे ही अपने पास जैसे ओडिशा है, वेस्ट बंगाल है, हिमाचल है, केरला है, झारखंड है, तमिलनाडु है। तो ऐसे मैंने कुछ स्टेट्स के नाम बताए जहाँ पे जो है ऐसे ही कुछ स्कीम्स जो कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट, जो अर्बन एरिया में जो गरीब लोग रहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देती है, ठीक है, जो कि महात्मा गांधी नरेगा से प्रेरित है, ठीक है। अब इसमें ऐसी स्कीम्स की आवश्यकता क्यों है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी ग्रामीण एरिया में तो चल ही रहे हैं, क्यों जरूरत है। तो सबसे पहली बात यह है कि ऐसी काफ़ी संख्या में लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, जो गांव से जो कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं, तो ऐसे काफ़ी ऐसे लोग होते हैं, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होगा, पहली बात। दूसरी बात ये देखा गया कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ये 2017-18 का आंकड़ा दिया हुआ है, मैं आपको हाल का 20-21 का आंकड़ा देता हूँ। जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 38.9% है, जबकि जो रूरल एरिया है वहाँ पे जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 42.6
0.7% है। तो आप सब समझ सकते हैं कि जो अर्बन एरिया है वहाँ पे जो कि पार्टिसिपेशन रेट कम है, तो यहाँ पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाने के लिए जो है अपने कुछ ना कुछ स्कीम की आवश्यकता है। पिछला आंकड़ा भी अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो अर्बन एरिया है वहाँ पे रूरल एरिया की अपेक्षा जो है वो कम है, ठीक है। तो अपने को अर्बन एरिया में जो भी गरीब लोग रहते हैं, जो कि अर्बन एरिया का एक तरीके से समझिए यहाँ हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ये भी आपको समझना चाहिए कि जो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, रूरल एरिया में जो सामने अपनी सब्जी जो है वो सब्जी अपने उपज कर सकते हैं, उनके पास ज़मीनें होती हैं आसपास छोटी मोटी जो भी ज़मीनें होती हैं, तो चाहे तो सब्जियों की क्रॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में उनको सब्जी भी खरीदनी है। ग्रामीण क्षेत्र में जो भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है वो ग्रामीण क्षेत्र को टारगेटेड होती हैं, तो उसके फायदे उनको ग्रामीण क्षेत्र में मिल जाते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में कुछ किराए के मकान है, वहाँ पे उसको रहना पड़ता है, कुछ 1,000-2,000 रुपये उसके किराए में ही लग जाते हैं। बच्चों को पढ़ाना भी है, क्योंकि शहरों में जरूर नहीं है कि आसपास आपको सरकारी स्कूल तुरंत मिल जाए, लेकिन ग्रामीण में क्षेत्र में जो कंस्ट्रक्शन स्कूल का भी जो होता है वो बेसिकली एक तरीके से एक गाँव में जो है जनरली एक स्कूल होता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से एक तरीके से टारगेटेड अप्रोच गवर्नमेंट की होती है ग्रामीण क्षेत्र को लेकर। लेकिन शहर क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं उनको एक तरीके से उनका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है, उनको जो लिविंग कॉस्ट है शहर क्षेत्र में, उनका परिवार भी हो सकता है, और उनका जो लिविंग कॉस्ट है कि हर चीज़ महंगा है। गाँव की अपेक्षा जो है जो खाने पीने की चीज़ें हैं, सब्जियाँ हो गई, चाहे फ्रूट्स हो गए, चाहे जो ग्रेन्स हैं, वो एक तरीके से महंगे हैं, ठीक है। तो उसको लेकिन इनका कॉस्ट बढ़ जाता है, तो उसको बेसिकली हेल्प करने के लिए ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लाई गई है। अब गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाया है, नहीं उठाया है। हाल में देखिए गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया था जो कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिधि आत्मनिधि, प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो ये स्कीम कोविड-19 के टाइम पे आया था। जब कोविड-19 आया था तो उस समय जो है गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया था कि भाई जो भी लोग हैं उनकी कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट जो है समस्या आ गई है, कोविड आ गया है, तो जो स्ट्रीट वेंडर हैं, स्ट्रीट वेंडर समझते हैं जिनके पास कोई अपना परमानेंट सेटअप नहीं है, जो फेरी वाले होते हैं, जो अपना घूम घूम के कुछ ना कुछ सामान बेचते हैं, या जो सड़क किनारे मान लीजिए चादर बिछा के अपना कुछ कंबल बेच रहे हैं या मूंगफली बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, तो ऐसी संख्या करोड़ों में है, ऐसी संख्या लोगों की करोड़ों में है। तो उनको किस प्रकार से हेल्प किया जाए, उनके पास कुछ ना कुछ एक परमानेंट स्ट्रक्चर हो जिसपे अपना कुछ बेच सकें, तो उनको कुछ लोन देने की फैसिलिटी पीएम स्वनिधि में कुछ लोन दिया गया। तो भाई ऐसी फैसिलिटी रखी गई कि बिना किसी कोलेट्रल के, मतलब बिना किसी गिरवी के, बिना किसी आपको कोई गारंटी के जो है 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। इनके लिए 10,000 रुपया ही बहुत है, ऐसा गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई इनको 10,000 रुपया कम से कम दिया जाए, जो कि ये कुछ अपना यूज कर सकें, कुछ इनको पैसे मिले तो अपना कुछ ठेला, मान लीजिए किसी के पास ठेला नहीं है तो अपना एक ठेला खरीद लिया, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली है, या ठेला खरीद लिया, ठेला बना लिया, 10,000 रुपया दिया, और इसमें बेसिकली इंस्टॉलमेंट में वापस करने की फैसिलिटी भी दी गई कि भाई आप इंस्टॉलमेंट में वापस करिए, समझ रहे हैं ना। अगर आपने ठीक से इंस्टॉलमेंट दिया तो उन्होंने बोला कि मैं आपको फिर से जो है 10,000 रुपया दूंगा, तो फिर टोटल आपको 20,000 रुपया मिल जाएगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने ये पीएम स्वनिधि रखा। सिमिलरली दीनदयाल अंत्योदय जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, एक चीज़ जो देखी गई यहाँ पे, से इंडिया स्किल रिपोर्ट जो है ये कहता है कि जो भी एजुकेटेड यूथ है, यहाँ तक एजुकेटेड यूथ की बात कर रहा है, उसमें ज़्यादातर लोगों की मतलब जो स्किल है, जो जॉब के लिए स्किल चाहिए, वो स्किल उनके अंदर नहीं है, तो उसको बेसिकली टारगेट करने के लिए गवर्नमेंट की कि भाई लोगों को स्किल एनहेंस किया जाए, उनके स्किल को एनहेंस किया जाए। तो दीनदयाल अंत्योदय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये मिशन इसीलिए है कि भाई लोगों के स्किल को एनहेंस करके उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। तो गवर्नमेंट के ये कुछ छोटे मोटे प्रयास हैं जिससे बेसिकली किस प्रकार से अर्बन एरिया में, जो अर्बन एरिया है उसमें जो है एक तरीके से लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको हेल्प किया जाए, उसमें लोगों को हेल्प किया जाए। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो क्या क्या एक तरीके से समस्याएं क्या हैं, क्या क्या एक तरीके से समस्याएं हैं, तो उसमें हम लोग एक बार देखें तो बेसिकली क्या है कि जो अर्बन एरिया है इसमें यहाँ पे देखा गया पुअर कैपेसिटी ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जैसे भी ग्रामीण क्षेत्र में लोकल बॉडीज क्या होते हैं, पंचायत होते हैं ना, ग्रामीण क्षेत्र में लोकल बॉडीज पंचायत होते हैं। तो जो अर्बन लोकल बॉडीज होते हैं उनके पास फंडिंग उतनी नहीं होती है, पंचायत के पास ठीक ठाक फंडिंग जाती है वहाँ के लोगों के लिए जो भी विकास कार्य होता है, चाहे रोड हो, चाहे स्ट्रीट लाइट हो। लेकिन यहाँ पे शहरी क्षेत्र में जो अर्बन लोकल बॉडीज, चाहे जो वार्ड मेंबर्स होते हैं, चाहे जो वार्ड काउंसलर होते हैं, उनके पास ठीक ठाक फंडिंग की जो है एक तरीके से समस्या होती है। एक समस्या ये देखी गई है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने इस टॉपिक में हमने देखा क्या कि जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जैसे महात्मा गांधी नरेगा उसके तर्ज पे जो है ये लॉन्च किया जा रहा है। कुछ स्टेट्स के मैंने आपको नाम बताए हैं, हाल में राजस्थान ने किया है, इसलिए ये न्यूज में आया है, ठीक है। अब अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है, जो महात्मा गांधी नरेगा है वो इसी से रिलेटेड है कि ये जो बेसिकली महात्मा गांधी नरेगा है ये
क्यों किया गया था, इसमें है क्या? तो महात्मा गांधी नरेगा बेसिकली एक तरीके से हम लोग सुनते हैं राइट टू लाइवलीहुड। तो राइट टू लाइवलीहुड ये हम लोग सुनते हैं, राइट टू लाइवलीहुड हम लोग सुनते हैं ना भाई, कि भाई लोगों के पास जीविका का जो है एक तरीके से कुछ ना कुछ साधन होना चाहिए ताकि जो है उनकी बेसिक नीड पूरी हो सके। तो आर्टिकल 21 कुछ भी हो वो आर्टिकल 21 के अंदर आ जाता है। तो आर्टिकल 21 जो है ये सबसे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उसके अंदर भी है, ये आ जाता है राइट टू लाइवलीहुड। ठीक है, तो राइट टू लाइवलीहुड जो है आजीविका का जो है एक तरीके से अधिकार लोगों के अंदर होना चाहिए। तो उसको बेसिकली ये फुलफिल करता है महात्मा गांधी नरेगा, पहली बात। दूसरी बात, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो राज्य के नीति निदेशक जो भी होते हैं उसमें बेसिकली ये है कि राइट टू वर्क स्टेट शुड सिक्योर, मतलब जो राज्य है, राज्य का मतलब हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों इंक्लूड हो गए, तो जो उसकी एक जिम्मेदारी है कि स्टेट शुड सिक्योर राइट टू वर्क। तो राइट टू वर्क सिक्योर करना है, सभी को कुछ ना कुछ काम ऐसा मिलना चाहिए ताकि उसकी बेसिकली काम काज चलते रहे। ये आर्टिकल 41, तो ये दोनों आर्टिकल आपको याद रखने हैं कि आपसे पूछ जाए भाई राइट टू वर्क, एक बार यूपी पीसीएस में पूछ भी रखा है, अगर एक बार आप चेक करिएगा, शायद 2019, हाँ 2019 में मैंने एक चेक देखा था कि यूपी पीसीएस में पूछ रखा था। और ये यूपीएससी में भी जो आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि भाई ये राइट टू वर्क जो है किस आर्टिकल में आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 41 में जो है डीपीएसपी में आता है। तो महात्मा गांधी नरेगा ये है क्या? तो एक तरीके से ये एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट किसको दिया जाता है? अनस्किल्ड। अब कोई बीटेक बंदा जाए और उसको बेसिकली जो है बोले कि हमको काम करना है, तो वो देगा भाई ईंटें उठाने वाला काम देगा। अब आपको ईंटें उठाने या नहीं उठाने ये आपकी बेसिकली इसी निर्णय आपके निर्णय पर डिपेंड करता है। तो इसमें अनस्किल्ड काम ही आपको मिलेगा, अनस्किल्ड काम मिलेगा। 100 दिन के लिए आपको गारंटी दी कि 100 दिन का काम मिलेगा, 100 दिन का काम मिलेगा, अनस्किल्ड काम मिलेगा, मैनुअल मिलेगा, मतलब कुछ मैनुअल मतलब क्या होता है, कुछ हाथ पैर से काम करने वाला मिलेगा, उठाने वाला, कुछ ईंटें उठाने वाला या कुछ मैनुअल वर्क आपको मिलेगा, जिसमें शारीरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये ग्रामीण एरिया में मिलेगा। ठीक है, रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में, शहरी क्षेत्र के लिए ये नहीं है। ठीक है, ये जो स्कीम है ये ग्रामीण एरिया के लिए है। इसमें जो है लाइवलीहुड, जो बेसिक लाइवलीहुड है उसको ध्यान में रखते हुए स्कीम लाया गया था, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बेसिकली ये पावर दिया गया है इस स्कीम को रेगुलेट करने का। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये आ जाता है। तो ये देखिए 3-4 पॉइंट्स, ये कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये एक जो ये कीवर्ड है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 100 डे, अनस्किल्ड, रूरल, एडल्ट मेंबर को ही दे सकते। तो कोई बच्चा जाके बोले 10 साल का कि भाई मुझे काम चाहिए, तो उसको नहीं मिलेगा। ये एडल्ट मेंबर के लिए है, मतलब कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए। तो एक तरीके से जो है ये एक कीवर्ड जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना इंसिस्ट कर रहा हूँ आपको, इसीलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है बेसिकली और क्या इसमें फीचर्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें 5 किलोमीटर के अंदर जो है आपको काम मिलना चाहिए, ऐसा प्रोविजन रखा गया है। 5 किलोमीटर के अंदर, मान लीजिए आपका घर जहाँ पे भी है वहाँ के 5 किलोमीटर के अंदर जो है वो काम मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे काम की अवेलेबिलिटी नहीं हो, वहाँ की काम की अवेलेबिलिटी नहीं हो, तो हो सकता है अगर आपको दूर जाना पड़े तो आपको कुछ किराए के लिए कुछ एक्स्ट्रा वेज मिले, कुछ एक्स्ट्रा जो है पैसे आपको मिले किराए के लिए। ठीक है, इसके अलावा प्रोविजन रखा गया है कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ बेनिफिशियरी शैल बी वुमेन। जो वुमेन कम्युनिटी है, चूंकि उनकी भी हिस्सेदारी बनती है कि उनको भी काम मिले। तो उसमें मान लीजिए 100 लोगों को काम मिल रहा है, तो उसमें 1/3 मतलब 33, तो मिनिमम है ये, इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, 50 लोगों को भी मिल सकते हैं। कम से कम इतने लोगों को जो है महिलाओं को काम मिलना चाहिए। इसके अलावा सोशल ऑडिट, इसके बारे में हम लोग आते हैं। इसके द ग्राम पंचायत रजिस्टर हाउस होल्ड आफ्टर मेकिंग इंक्वायरी एंड इशू जॉब कार्ड। तो होता क्या है इसमें, कैसे काम मिलता है? कोई बंदा जाता है ऑफिस में और उसको बोलता है कि भाई मुझे काम चाहिए, तो उसके बाद जो है उसके लिए जॉब कार्ड इशू होता है, उसको जॉब कार्ड इशू होता है, और फिर जब काम होता है वो काम करता है। समझ रहे हैं, इस तरीके से होता है, उसके लिए एक प्रॉपरली कार्ड बनता है। इसके अलावा इसमें यह हुआ कि भाई सोशल ऑडिटिंग इसकी मैंडेटरी है। सोशल ऑडिटिंग होता है क्या, यहाँ पे दिया हुआ है, सोशल ऑडिटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड डिटरमाइनिंग वेदर स्टेट्स रिपोर्टेड एक्सपेंडिचर रिफ्लेक्ट एंड एक्चुअल मनी स्पेंड ऑन द ग्राउंड। तो सोशल ऑडिटिंग मतलब क्या होगा, इसमें सब कुछ हो गया कि कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कितने लोगों को काम मिला है, कितना पैसा खर्च हुआ है, कितने लोगों को काम मिला है। ठीक है, तो एक तरीके से रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना, रिकॉर्ड होना चाहिए गवर्नमेंट के पास, तो उसको बेसिकली ये ऑडिटिंग होती है। ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि इसमें ऑडिटिंग में भी कुछ डिस्क्रिप्टेंसी है, बेसिकली इसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, ये ऐसा देखा गया है। कुछ इसमें करप्शन के भी इशू हैं, मतलब कि लेबर को भी पैसा दे दिया गया या दिया नहीं गया। तो इसमें एक प्रोविजन रखा गया कि 15 दिन के अंदर, विद इन 15 डेज, मतलब किसी ने कोई काम कहीं पे किया है उसको 15 दिन के अंदर जो है वो पैसे मिलने चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया कि काफ़ी ऐसे लेबर हैं जिनको पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सभी समस्याएं हैं, तो गवर्नमेंट जो है बेसिकली इसको
काउंटर करने की कोशिश कर रही है, काउंटर करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ दिया हुआ है फैक्ट कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 100% वेज कॉस्ट, इसमें बेसिकली जो है पैसे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिलके देने हैं, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि कौन कितने पैसे देगा। तो यहाँ पे जैसे 100% जो वेज है, वेज मतलब एक तरीके से जो उनको डेली बेसिस पे पैसे मिलते हैं, जो मजदूर होते हैं उनको डेली बेसिस पे पैसे मिलते हैं, तो उसमें जो 100% कॉस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ऐसा इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा 75% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, अब कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मान लीजिए रोड बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, इरिगेशन का काम चल रहा है, उसमें 75% जो मटेरियल कॉस्ट है, जो मटेरियल का 75% कॉस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और जो रेस्ट जो 25% है वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब आइए बेसिकली समस्याएं, चैलेंजेस, क्या क्या ऐसा देखा गया। तो नॉन अपडेशन ऑफ मस्टर रोल। मस्टर रोल क्या होता है? अटेंडेंस सीट होती है। तो अटेंडेंस सीट क्या होती है? अटेंडेंस सीट मान लीजिए कि भाई कितने मजदूर आए, ठीक है, कितने मजदूरों को काम मिला, ठीक है, 3 डे। तो ये सभी जो है अपडेटेड होने चाहिए, ये सभी अपडेटेड होने चाहिए, ताकि जो फंडिंग है, फंडिंग में किसी तरह की समस्याएं ना हो। तो ऐसा देखा गया कि डॉक्यूमेंट के सबमिशन में काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है, जब डॉक्यूमेंट को सबमिट करना चाहिए उससे काफ़ी डिले सबमिशन होता है, ठीक है। इसके अलावा अनस्पेंट अमाउंट, तो कुछ ऐसा देखा गया कि भाई जब भी महात्मा गांधी नरेगा का हर साल, मुझे एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसमें बेसिकली अलॉट किए जाते हैं पैसे, अलॉट किए जाते हैं कि इतने पैसे जो हैं इस स्कीम में खर्च किए जाने हैं। काफ़ी बार ऐसा देखा गया कि ये पैसे जो हैं वो अकाउंट में बच जाते हैं, पैसे अकाउंट में बच जाते हैं, और जबकि इंडिया में समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट की, लोग भाई लेबर जो है वो घूम रहे हैं सड़क में कि भाई मुझे भी कुछ काम मिले, लेकिन ऐसा जो है अकाउंट में पैसे रह जाते हैं, तो ये समस्या है। इसके अलावा जो ये दिया हुआ है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है ये मैं बता दे रहा हूँ। सीपीआई, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि सीपीआई, जैसे सीपीआई है, ठीक है, सीपीआई कई तरीके का होता है। सीपीआई जो है, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर होता है, आई डब्ल्यू, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर होता है, सीपीआई रूरल लेबर होता है। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड होता है, तो रूरल अर्बन कंबाइंड एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई रूरल लेबर, सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड। आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता होना चाहिए कि ये सभी रिलीज कौन करती है, ये सभी रिलीज कौन करती है, ये सभी इंडेक्सेस रिलीज कौन करती है। तो सीपीआई होता क्या, पहले ये बताता हूँ। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है चेंज इन प्राइस ऑफ गुड, मतलब कोई भी सामान है उसके प्राइस में चेंज इन प्राइस ऑफ गुड, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एट कंज्यूमर लेवल, जो कंज्यूमर हम लोग जैसे आप जैसे जो लोग हैं, कस्टमर हैं, तो उनके लेवल पे जो कोई भी सामान आता है उसमें जो भी प्राइस चेंज होता है उसको सीपीआई कहते हैं। सिमिलरली डब्ल्यूपीआई भी होता है, होल सेल प्राइस इंडेक्स, कि होल सेल लेवल पे प्राइस चेंज जो होता है उसको मेजर करने के लिए डब्ल्यूपीआई होता है। सॉरी, जो होल सेल लेवल होता है उस पर प्राइस चेंज के लिए डब्ल्यूपीआई होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। तो इसको बेसिकली ओईए, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये रिलीज करती है। और जो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर है, एग्रीकल्चर लेबर है, रूरल लेबर है, ठीक है, इन तीनों को लेबर ब्यूरो करती है। ये सभी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। लेबर ब्यूरो, ठीक है, लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। डब्ल्यूपीआई को ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ये मैंने आपको गलत बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। और रूरल अर्बन कंबाइंड जो है, ये बेसिकली जो है एनएसओ, जो एनएसओ मॉस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ एस्थेटिक्स, ठीक है, तो मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ एस्थेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सभी जो है फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ कि ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑप्शन में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछती है प्रीलिम्स, यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। पीसीएस में तो हो सकता है डायरेक्टली पूछ दे कि सीपीआई जो है इंडस्ट्रियल वर्कर कौन रिलीज करता है, पीसीएस वाले तो डायरेक्टली पूछ देते हैं एक वर्ड में। यूपीएससी भी हो सकता है आपसे ऑप्शन में पूछ दे, जो ये सभी टॉपिक्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा देखा गया कि जो देश में, चूंकि देश में महात्मा गांधी नरेगा जो है, ये चूंकि ऑल ओवर इंडिया जो है ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, तो ऐसा देखा गया कि इसका जो वेज रेट है, मतलब जो लोगों को दिए जाते हैं, लेबर्स को पैसे दिए जाते हैं, वो फ्लक्चुएट कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये कहीं पे 193 है, कहीं पे 318 है। तो ये कुछ फिक्स किया जाए कि भाई ऑल ओवर इंडिया जो है वो 400 रुपये मिलेंगे सभी को, गरीबों को, ठीक है, जो भी काम करेगा। इसके अलावा
जो बदलाव करने की कोशिश की है कि भाई कम से कम जो है 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है इसमें, तो उसको कम से कम 150 दिन दिया जाए, कम से कम 150 डे दिया जाए, ठीक है। ये एक बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कुछ मेडिकल फैसिलिटी, जो जो गरीब लोग हैं उनको कुछ मेडिकल फैसिलिटी भी जो है उसमें दी जाए, ठीक है। तो महात्मा गांधी नरेगा के बारे में जो भी फैक्ट्स चाहिए थे, जो भी थे, वो मैंने आपको बता दिया। जो भी फैक्ट्स मैं आपको बताया हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आईपीआर रिजाइम इन इंडिया। इसको तेजी से देखते हैं, ये आईपीआर रिजाइम है क्या। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसको हिंदी में कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। अब बेसिकली राइट है, तो ये राइट मतलब क्या है, अधिकार, ठीक है। तो इसमें किसी तरह का अधिकार आपको दिया जाता है। इसमें बेसिकली क्या है, आपको अधिकार दिया जा रहा है। तो अच्छा, अधिकार दिया जा रहा है तो क्या अधिकार दिया जा रहा है, तो बेसिकली क्रिएशन ऑफ माइंड। आपने कुछ भी अलग किया, आपने कुछ भी एक ऐसा काम किया तो जिसके लिए आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, जिसके लिए आपको क्रेडिट मिलना चाहिए। इसका एक बहुत ही आसान तरीका मैं बताता हूँ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है ये एक ब्रॉड टर्म है। इसी में जैसे कॉपीराइट होता है, जैसे कॉपीराइट होता है, ये इसी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कॉपीराइट होता है, ठीक है। अब ये कॉपीराइट जो होता है ये दिया जाता है जनरली कोई आर्ट वर्क के लिए, कोई आर्ट वर्क जैसे कोई आपका बुक हो सकता है, किसी बुक के लिए, किसी मूवी के लिए, किसी सॉन्ग के लिए, ठीक है। इसके लिए बेसिकली दिया जा सकता है कॉपीराइट, ठीक है। अब मान लीजिए इसका आप एग्जांपल के थ्रू समझिए। मान लीजिए दो फ्रेंड हैं, गोलू और मोनू। गोलू और मोनू दो मित्र हैं, ठीक है। अब गोलू ने बहुत ही ज़्यादा, गोलू किताब लिखना चाहता है, तो गोलू को बेसिकली एक आइडिया है, एक स्टोरी पता है कि भाई गोलू सोच रहा है कि वो स्टोरी अगर मैं किताब में लिख दूंगा तो वो किताबें जब बिकेंगी तो मेरे पास ढेर सारे पैसे आएंगे, ऐसा गोलू सोच रहा है। तो गोलू जो है सोच रहा है कि भाई मेरे पास एक बहुत ही तगड़ी सी स्टोरी है, वो स्टोरी अगर मैंने किताब में छाप दी तो लोग पागल हो जाएंगे, वो किताब खरीदेंगे और फिर बेसिकली मेरे पास करोड़ों रुपये आएंगे, ऐसा गोलू सोच ही रहा है। गोलू ने जो है बातों बातों में वो कहानी जो है मोनू को बता दी। गोलू ने वो कहानी जो है वो मोनू को बता दी कि भाई मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ, उसकी एक बहुत ही यूनिक सी स्टोरी मेरे पास है, अगर मैं ऐसे ऐसे करूँगा तो मेरे पास पैसे आएंगे। मोनू ने कहानी सुन ली। अब मोनू जो है बेसिकली क्या किया कि गोलू से पहले ही वो किताब छाप दी। क्रेडिट किसको मिला, मोनू को मिल गया। कहानी किसकी थी, गोलू की थी, लेकिन क्रेडिट मोनू को मिला। पैसे किसको मिलेंगे, मोनू को मिलेंगे। तो क्या हो गया, एक तरीके से गोलू अवेयर नहीं था, अपने काम का क्रेडिट नहीं लेना जानता था कि भाई किस प्रकार से अपने काम का क्रेडिट लिया जाए। तो आईपीआर सब कुछ एक आसान भाषा मैंने आपको समझा दिया कि किसी ने कुछ ऐसा काम किया जिसका क्रेडिट उसको मिलना चाहिए, लेकिन नहीं वो मिलना चाहिए, उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उसको अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। अब आईपीआर एक ब्रॉड टर्म है। इसमें जो है बेसिकली काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, वो इस ग्राफ में मैं आपको दिखा देता हूँ। आईपीआर में कॉपीराइट आता है, तो कॉपीराइट का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। कॉपीराइट में जैसे कोई भी आर्ट वर्क हो गया, आर्ट वर्क में जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, कोई मूवी हो गई, कोई गाना हो गया, कोई किताब लिख दिया, कोई पोयम लिख दिया, कोई कहानी लिख दी, सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा आईपीआर में, ठीक है। तो बेसिकली आईपीआर में कॉपीराइट के अंदर ये सभी चीज़ें आ जाएंगी, कॉपीराइट के अंदर जो है ये सभी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। और ये कॉपीराइट जो है ये बेसिकली कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जितने भी राइट हैं, चाहे पेटेंट है, डिजाइन है, ट्रेडमार्क है, ये सभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में एक तरीके से आती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ठीक है। लेकिन जो ये वाला जो है कॉपीराइट, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में आता है। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहिए कि जो कॉपीराइट है वो एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में आ जाता है, बाकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में आता है। एक तरीके से राइट दिया जाता है, कोई अच्छा काम करता है, कोई अलग काम करता है। जैसे पेटेंट है, तो पेटेंट किसके लिए, पेटेंट सबका अपना अपना अलग अलग, ये सबका अपना अलग अलग काम है। तो पेटेंट इन्वेंशन के लिए होता है। इन्वेंशन आप समझते हैं, कोई आविष्कार किया, किसी ने पहली बार बल्ब बनाया होगा, एडिसन ने बनाया था, किसी ने पहली बार हवाई जहाज बनाया होगा, किसी ने मोबाइल बनाया होगा, किसी ने फ्रिज बनाया होगा, किसी ने वॉशिंग मशीन बनाया होगा, किसी ने मोटरसाइकिल बनाया होगा, किसी ने साइकिल बनाया होगा, समझ रहे हैं, किसी ने कैमरा बनाया होगा, किसी ने डिजिटल बोर्ड बनाया होगा, किसी ने एंड्रॉयड ऐप बनाया होगा, किसी ने पैरासीटामोल मेडिसिन बनाई होगी ना भाई। तो भाई वो पैरासीटामोल जो मेडिसिन है वो किसी व्यक्ति ने इन्वेंट की होगी और उसका यूज आज लाखों लोग जो है कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका क्रेडिट उसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो उसको क्रेडिट दिया जाता है पेटेंट। वो पेटेंट कर सकता है अपना। और जो इंडिया में बेसिकली जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में आती है। और आप देख सकते हैं इंडियन पेटेंट एक्ट है इसके लिए, और 2005 में अमेंड हुई है, ठीक है।
सिमिलरली डिजाइन है, तो डिजाइन किसके लिए है कि कोई अपनी कार की डिजाइन बनाता है, कोई अपनी साड़ी की डिजाइन बना सकता है, कोई कोई किसी टी शर्ट की डिजाइन बना सकता है, कोई मोटरसाइकिल की डिजाइन बना सकता है, और उसने अपने एक यूनिक डिजाइन बनाई, उसको लगता है कि ये डिजाइन मैं किसी कार कंपनी को बेचूंगा तो कार कंपनी मुझे लाखों रुपये देगी, समझ रहे हैं ना, तो उसके लिए ये डिजाइन एक्ट है। सिमिलरली ट्रेडमार्क, ये तो आप लोग सब लोग जानते हैं, कोई भी कंपनी है, जैसे अपना यूपीएससी हिंदी है, अन अकेडमी है, अन अकेडमी का बेसिकली देखते होंगे, ये बेसिकली क्या है, ये ट्रेडमार्क है अन अकेडमी वाले, ये ट्रॉफी के शेप में, ठीक है। सिमिलरली कोई भी कंपनी है अपने अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, बाकी कंपनियों से अलग दिखाने के लिए उनके पास कुछ ना कुछ एक ट्रेडमार्क होता है, जो कि हर जगह कंपनी का नाम आप नहीं लिख सकते हैं, अपना ट्रेडमार्क के थ्रू आप पता चल जाता है कि भाई कौन सी कंपनी है। एडिडास का अपना ट्रेडमार्क है, नाइकी का अपना एक ट्रेडमार्क है। तो एक तरीके से जो है हर कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, पुराने समय में भी होता था, जो पुराने समय में जो गोल्ड बनाते थे, जो गोल्ड के जो अपने काम करते थे, वो अपना कुछ ठप्पा लगा देते थे एक तरीके से कि भाई उनके प्रोडक्ट्स का आइडेंटिफिकेशन अलग से हो सके। सिमिलर जीआई के बारे में डिटेल से देखा था अभी लास्ट लेक्चर्स हुए थे उसमें जीआई के बारे में, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब गोरखपुर का टेराकोटा है तो उसको जीआई टैग मिलता है, तो भाई महाराजगंज का बंदा जो है अपना एक मूर्ति बना के ये नहीं बोल सकता ये गोरखपुर का टेराकोटा है, क्योंकि यहाँ के टेराकोटा की बात अलग है, समझ रहे हैं ना। सिमिलरली तिरुपति के लड्डू की बात अलग है, तिरुपति के लड्डू की बात अलग है, कश्मीर के केसर की बात अलग है, समझ रहे हैं ना। तो वहाँ के एक ज्योग्राफिकल एरिया को एक टैग मिल गया, तो कोई और व्यक्ति जो है किसी और एरिया का अपने प्रोडक्ट को नहीं बोलेगा कि भाई वहाँ का प्रोडक्ट है, समझ रहे हैं ना आप। सिमिलरली प्लांट वैरायटी के लिए कोई ब्रीडर है, कोई प्लांट फार्मर है, उसको भी एक तरीके से राइट मिलना चाहिए। इसके अलावा एक जो इसमें नहीं है वो मैं बता रहा, ट्रेड सीक्रेट भी होता है, ट्रेड सीक्रेट। तो ट्रेड सीक्रेट क्या होता है वो आप समझिए कि जैसे पेप्सी है, पेप्सी एक कंपनी है, अब पेप्सी कंपनी जो है कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करती है, कैसे इतनी अच्छी पेप्सी बनाती है कि 50 साल पहले जो है हम लोग के पापा लोग जो थे वो भी बेसिकली पेप्सी पीते थे, और आज हम लोग भी पी रहे हैं, हो सकता है 50 साल बाद हमारे बच्चे भी बेसिकली पेप्सी पियेंगे। तो ऐसा इनके पास कौन सा ऐसा बेसिकली इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं ये बताते नहीं है। ये न्यूट्रिएंट वैल्यू बता देंगे, भाई इतनी कैलोरी है, इतनी कैलोरी है ये बता देंगे, इतना कार्बोहाइड्रेट है ये बता देंगे, लेकिन कौन सा इंग्रेडिएंट ऐसा यूज कर देते हैं जितनी अच्छी पेप्सी बन जाती है, ये ऐसा नहीं बताते हैं। ये अपना क्या क्या इन्होंने अपना सीक्रेट मेंटेन रखा है, ठीक है। तो ये एक तरीका है किसी अपने काम को, तो ये बेसिकली न्यूज में इसलिए आया कि हाल में ही जो है बेसिकली इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है एक रिपोर्ट रिलीज की थी आईपीआर को लेकर। अब इंडिया में देखिए कुछ इशूज हैं जिसके बारे में तेजी से देखते हैं क्या है। तो इंडिया में जो इशूज हैं उसके बारे में हम लोग बता देते हैं क्या है। बेसिकली इंडिया में जो है ना आईपीआर को लेके अवेयरनेस नहीं है। दो चार पॉइंट्स आप जान लीजिए क्या इशूज क्या है, इशू क्या है भाई, इशू क्या है। तो एक तो पहली बात यह है कि अवेयरनेस नहीं है। यहाँ के लोग जो है अपने काम को किस प्रकार से पेटेंट करा लें, किस प्रकार से अपना कॉपीराइट ले लें, इशू नहीं, उसके लिए अवेयरनेस नहीं। दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जैसे देखा गया कि इंडिया में 0.7% जीडीपी, 0.7% जो जीडीपी है उसका रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च है, जबकि जो भी चाइना है, चाइना का 2.1% है जीडीपी का रिसर्च डेवलपमेंट में। तो इसको अपने को रिसर्च में जो ज़्यादा खर्च करने चाहिए। इसके अलावा वायलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया में, कॉपीराइट का वायलेशन समझिए इस प्रकार से। अब कोई भी दृश्यम 2 मूवी आई थी अभी हाल में, दृश्यम 2 जैसे देखने गया मूवी में तो वहाँ पे जैसे बेसिकली कोई भी अपने मोबाइल से जो है मूवी को रिकॉर्ड कर लिया, मोबाइल से मूवी को रिकॉर्ड कर लिया और जाके अपने यूट्यूब के ऐप पे जो है, यूट्यूब के ऐप पे बेसिकली अपना वो मूवी अपलोड कर दिया। समझ रहे हैं ना, इस तरह की बेसिकली हरकतें, एक तरीके से पायरेसी वाला काम, कहीं से किसी का काम जो है। अब उसके डायरेक्टर ने, दृश्यम 2 के डायरेक्टर ने ठीक ठाक मेहनत की होगी उस मूवी को बनाने के चक्कर में, और लेकिन कोई उसके काम को जो है, उसके पैसे जो है बर्बाद कर रहा है, जाके बेसिकली यूट्यूब पे अपलोड कर दे रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, कॉपीराइट वायलेशन है, ठीक है। तो इसके लिए होना क्या चाहिए, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। दो चार चीज़ें जो होनी चाहिए, एक अलग से कोर्ट हो जो कि आईपीआर कोर्ट ही हो एक तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, इसके लिए आईपीआर कोर्ट ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए और लॉ एनफोर्समेंट होना चाहिए, ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट होना चाहिए ठीक से। और इसके अलावा लोगों को जागरूक भी करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए। तो ये वाला टॉपिक जो आईपीआर वाला था इसका हम चर्चा किया। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया की 43 रैंकिंग है आउट ऑफ 55 कंट्रीज इन द इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज करती है, ठीक है। तो जितने भी रिपोर्ट होते हैं, इंडेक्सेज होते हैं, वो कौन सी एजेंसी जो है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, ये आपको पता होना चाहिए। आज जो बेसिकली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें जो है बेसिकली इंडिया की रैंकिंग कितनी है, इंडिया के 40th है, तो 40वीं रैंक आई है और 46 से 40 रैंक आई है। अच्छी बात है, इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है।
आउट ऑफ 132 कंट्री। तो आपको इसमें पता क्या होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए कि 40वीं रैंकिंग इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40th रैंकिंग आई है इंडिया की। और इसके अलावा जो है बेसिकली वीपो, जो वीपो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली ये है रिलीज करता है। और साथ में CII, ये सभी एजेंसी भी हैं, एकेडमिक नेटवर्क मेंबर्स, ये जो है बेसिकली ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये रिलीज करती है। इंडिया की रैंकिंग 40th रैंकिंग इंडिया की आई है। बाकी जो टॉप कंट्रीज जो है वो बेसिकली स्विट्जरलैंड टॉप की है, देख रहे हैं आप। तो ये सभी 3-4 फैक्ट्स जो हैं आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वीपो रिलीज करती है। वीपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। तो यूनाइटेड नेशन की यहाँ लिखा हुआ है 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसमें से वीपो है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो प्रिंसिपल एजेंसी होती हैं यूनाइटेड नेशन की, 6 प्रिंसिपल एजेंसी हैं जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो UNSC है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNGA है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट हो गया, ठीक है, सेक्रेटरीट हो गया। इसके अलावा ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, ठीक है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, सोशल काउंसिल। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो एक बार आप सर्च करके नोट भी कर लीजिएगा, अपना नोट्स बना लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये 6 प्रिंसिपल एजेंसी हैं। बाकी जो भी एजेंसी होती है यूनाइटेड नेशन की वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है, मतलब इनसे जुड़ी होती है, ठीक है। अब आइए शॉर्ट न्यूज पे। ये शॉर्ट न्यूज को हम लोग शॉर्ट तरीके से ही देखेंगे, तेजी से देखेंगे, कवर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो ये जो है बेसिकली ये रिलीज कौन करता है? तो ये NSO मॉस्पी करती है, NSO मॉस्पी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि PLFS, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे है ये नेशनल स्टैटिक ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये रिलीज करती है, क्वार्टरली करती है, मतलब 1/4 ऑफ 12 मंथ, 1/4 ऑफ 12 मंथ। कितना हो गया? 3 महीना हो गया ना, तो इंटरवल ऑफ 3 मंथ। तो 3 महीने पे जो है ये रिलीज करती है। और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ठीक है। कई तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, जैसे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये आपको पता होगा कि भाई कोई भी फील्ड है, कोई भी एग्रीकल्चरल फील्ड है, वहाँ पे अगर 5 लेबर की आवश्यकता है, वहाँ 10 लोग अगर काम कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा के लोग वहाँ पे लगे हुए हैं काम में, उतने लोगों की आवश्यकता नहीं है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें मैंने आपको बता दिया PLFS NSO मॉस्पी करती है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता इंपॉर्टेंट है। और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर जो है वो अपडेट होते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या होता है? इंसॉल्वेंसी क्या होती है? ये बार बार न्यूज में आता है, जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक बॉडी है, ठीक है। अब काम क्या है ये आप समझिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। अब जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है, ठीक है, कोई भी एक कंपनी है, कोई भी कंपनी बड़ा बनना चाहती है, कोई भी कंपनी चाहती है हम 1000 करोड़ बन जाए, 2000 करोड़ बन जाए, यूनिकॉर्न बन जाए। तो उस कंपनी को अगर उतना बड़ा बनना है तो किसी के पास 1000 करोड़ रुपये जेब में नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए, वो किसी वेंचर कैपिटलिस्ट से, किसी एंजल इन्वेस्टर से, किसी बैंक से लोन लेगी। अब किसी बैंक से इसने लोन ले लिया, या किसी फ्रेंड से लोन ले लिया, बैंक से लोन लिया, फ्रेंड से लोन लिया, वेंचर कैपिटलिस्ट ले लिया, कुछ एंजल इन्वेस्टर से लिया, लोन इसने लिया, मान लिया 200 करोड़ रुपया लोन ले लिया, ठीक है। अब कंपनी जो है वो पूरा कोशिश कर रही है, कंपनी जो है वो आगे बढ़े, लेकिन कंपनी जो है वो फेल हो गई, कंपनी फेल हो गई एक तरीके से। कंपनी बेसिकली बैंक को पैसा नहीं चुका पा रही है, कंपनी ने जिससे पैसे लिए थे जिन लोगों से, उसको पैसे नहीं चुका पा रही है। तब ये लोग जो है कोर्ट में चले गए, तो बेसिकली क्या हो गया? कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई। बेसिकली इंसॉल्वेंसी इसी को कहते हैं कि कंपनी जब अपने पैसे नहीं चुका पाए, बेसिकली इंसॉल्वेंसी। लेकिन जब कोर्ट कह दे, कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, कोर्ट में मैटर चला गया, कोर्ट ने अगर कह दिया कि भाई ये कंपनी अब पैसे चुकाने की हालत में नहीं है, उसको क्या कहेंगे? बैंकरप्सी, ठीक है। तो बस इतना ही अंतर है
कि भाई जब कंपनी जो है पैसे चुकाने के हाथ में नहीं रहती है उसको क्या कहते हैं, बैंकरप्सी कहते हैं। अदरवाइज जो शुरुआती स्टेज में क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंसी। ठीक है, अब बेसिकली इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, ये सभी चीज़ें क्या है, एक बार हम लोग देखते हैं तेजी से। ठीक है, होता क्या है कि जब इस हालत में कंपनी पहुंच जाती है कि वो अपने पैसे चुका नहीं सकती है, वो अपने पैसे चुका नहीं सकती है, तो कोर्ट जो है बेसिकली इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो भी आई ये जो बॉडी है इसको ऑर्डर करेगी कि भाई आप उस कंपनी को बेच दीजिए। कोई अगर खरीदने वाला मिले, कुछ इशू को रिजॉल्व करो। इशू जो हो गया है उसमें 50 लोग हो गए जिनको पैसे चाहिए, कुछ मजदूर हैं, कुछ एम्प्लॉय हैं, जो भी उनमें जुड़े हुए थे उनको पैसे चाहिए, कुछ स्टाफ हैं, कुछ जिन्होंने कुछ शेयर होल्डर्स हैं उनको पैसे चाहिए। तो आप क्या करो, कंपनी को सेल कर दो, उस कंपनी को बेच दो और जो भी पैसे जिनको चाहिए उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। माने 100 लोग हैं, 100 लोगों में जो भी पैसे जिनको चाहिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। एक यही तरीका है अब पैसे लोगों को देने का, क्योंकि अब कंपनी ये चल नहीं सकती है। तो ये जो है बेसिकली क्या करेगी, एक तरीके से कोई खरीदार ढूंढेगी और उसको बेसिकली वो कंपनी बेच देगी और फिर जिसका जो भी पैसा निकलता है उसको पैसा मिल जाएगा। बस यही है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी। और इसके अलावा इसमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स लॉट होते हैं और ढेर सारी टर्मिनोलॉजी होती है, लेकिन मोटा मोटी जो मैंने आपको बता दिया यही होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। तो जैसे इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश की जा रही है, तो किस प्रकार से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हों इनको इस प्रकार से बढ़ाया जाए, तो उसके लिए जो है जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करना है। जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो उनको इन्वेस्ट करना है उनको क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करें, यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करें, यहाँ पे इन्वेस्ट करें। अगर ऐसा करेंगे तो उनको कुछ इंसेंटिव मिलेगा भविष्य में कुछ इंसेंटिव मिलेगा। और इसके लिए 14 जो है बेसिकली 14 सेक्टर जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको लेके बेसिकली यही है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, यही है कि आप कुछ प्रोडक्शन करें और कुछ इंसेंटिव पाइए, और कुछ यहाँ 14 सेक्टर इसमें किए गए हैं। और अपना जो आत्मनिर्भर भारत है, अपने को सेल्फ रिलायंट बनना है, अपने को कहीं से बाहर से जो है कुछ भी इंपोर्ट ना करना पड़े, अपने पास सब कुछ हो, तो अपना खुद हम लोग जॉब क्रिएट कर सकें, यहाँ पे खुद लोगों को नौकरी दे सकें, तो उसकी दिशा में बेसिकली ये सभी काम किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग। इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग कुछ भी नहीं है, इसमें यह है कि कोई भी कंपनी है, कंपनी को प्रॉफिट अर्न करना है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, प्रॉफिट अर्न करिए, लेकिन साथ साथ जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्यावरण के प्रति एनवायरनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब कोई भी कंपनी कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है तो पॉल्यूशन भी कर रही है साथ साथ तो आपको एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। आपको जो है बेसिकली कुछ सोशल गोल्स, कुछ अपना जो है खर्च जो है सोसाइटी के लिए भी करना है। ठीक है, तो उसको बेसिकली क्या करते हैं, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग। अपने काम का एक तरीके से इम्पैक्ट भी आप देखिए। ठीक है, और CSR के अंदर बेसिकली आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो उसमें बेसिकली ये इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग आती है। ठीक है, अगला टॉपिक है रिवाइज नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। तो ये बेसिकली इसलिए है कि ये जो है लिस्ट है, ये लिस्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए सारे फैक्ट्स आने शुरू हो गए। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो है ये लिस्ट बेसिकली रिवाइज की गई है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, जैसे कुछ ऐसी मेडिसिन है, जैसे यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, कुछ ऐसी मेडिसिन से पैरासीटामोल हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है टीबी के लिए जो होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हम लोग जनरली फीवर के लिए क्या करते हैं, पैरासीटामोल यूज करते हैं फीवर के लिए। ऐसे कई ड्रग्स हैं जैसे कि राइबाविरिन है। ठीक है, इसके अलावा कुछ रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स हैं, कुछ निकोटीन्स होते हैं जिनकी बहुत ज़रूरत होता है, मार्केट में होने ही चाहिए कभी भी इमरजेंसी आए। ठीक है, और उनके ड्रग जो है उसकी प्राइस जो है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको एक गरीब व्यक्ति है वो भी खा रहा है, एक अमीर व्यक्ति वो भी खा रहा है। ठीक है, वो ड्रग जो है वो भी ले रहा है, तो ऐसे उनकी प्राइस रेगुलेट करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो कंपनी जिनके हाथ में वो मेडिसिन है वो उसका प्राइस बढ़ा सकती है, तो गवर्नमेंट जो है उसके प्राइस को रेगुलेट करती है, उसके प्राइस को फिक्स करती है, रेगुलेट करने की कोशिश करती है। तो उसके लिए बेसिकली उसकी लिस्टिंग की जाती है। ठीक है, और ये जो जिम्मेदारी है बेसिकली प्राइसिंग फिक्स करने की, ये नप्पा की है, नेशनल
फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये इसकी जिम्मेदारी है प्राइस को कंट्रोल करने की, और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर बॉडी आती है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो फैक्ट पता चल गया कि प्राइस कंट्रोल नप्पा करती है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की बॉडी हो गई। जो लिस्ट रिवाइज करती है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करती है, जिसमें कि जो भी एसेंशियल मेडिसिन हैं उनको बेसिकली इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अभी टोटल जैसा कि मैं देख रहा हूँ अगर 384 ऐसे ड्रग्स हैं, 384 ऐसे ड्रग्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब आइए वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट। कुछ नहीं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ILO एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये रिलीज करती है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। सिमिलरली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि स्मार्ट सॉल्यूशन एंड इंक्लूसिव सिटी अवार्ड ये दिया जाता है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ये जो है ये अवार्ड देती है। और बेसिकली अवार्ड किस लिए दिया जाता है कि कोई भी पब्लिक प्लेस है जैसे पार्क है, अब पार्क में सभी लोगों के लिए जो भी फैसिलिटी चाहिए, मतलब वुमेन कम्युनिटी है, वुमेन कम्युनिटी के लिए बेसिकली एक सेपरेट टॉयलेट है या नहीं है, मेन कम्युनिटी के लिए कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं पड़ता है, लेकिन वुमेन कम्युनिटी के लिए बेसिकली एक टॉयलेट है या नहीं है, या कोई मॉल है या कहीं इस तरह की प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे कोई व्हील चेयर पे जा रहा है, कोई भी मान लीजिए हैंडीकैप्ड है वो व्हील चेयर पे जा रहा है, कोई दिव्यांग व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके लिए रैंप फैसिलिटी है या नहीं है, तो इसके लिए बेसिकली एक तरीके से रैंकिंग की जाती है, एक तरीके से उसके लिए अवार्ड दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर स्मार्ट सॉल्यूशन इंक्लूसिव सिटी अवार्ड। धर्मशाला डिक्लेरेशन, अब ऐसे भी प्रीलिम्स से पूछ सकता है भाई धर्मशाला डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, या इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है ऑप्शन में, तो ये बेसिकली टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, तो ये टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, धर्मशाला डिक्लेरेशन। और इसमें हुआ क्या कि भाई हाल में देखा गया कि पिछले 2 साल में कोविड के कारण इंडिया की रैंकिंग में जो है बेसिकली गिरावट आई है, और यहाँ पे जो टूरिस्ट आते थे, जैसे यहाँ पे दे रहा है कि टूरिस्ट जो है 45%, ऑलमोस्ट 45% टूरिस्ट जो है वो कम हो गए। क्यों हुए, बेसिकली कोविड उसका रीजन है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो अपने को फिर से इस सेक्टर को रिवाइव करना है, क्योंकि ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 6.8% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है टूरिज्म सेक्टर का। उसको किस प्रकार से जो है हम अपने को वो करना है कि भाई टूरिज्म सेक्टर को फिर से बढ़ाया जाए, क्योंकि इंडिया में नेचुरल साइट्स हैं, इंडिया में भाई ब्यूटीफुल हिल्स हैं, ऐसे कई सारे पहाड़ हैं जो कि अपने उत्तराखंड हिमाचल में बेसिकली आ जाते हैं, JNK में आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट है अपने पास, इसके अलावा सह्याद्री जो वेस्टर्न घाट है, कोस्टल बीच है जो बेसिकली जैसे अपने पास कोस्टल समुद्री तट है, और जैसे रेगिस्तान है, ठीक है, जैसलमेर। इसके अलावा आपका जो भी राज रजवाड़े हो गए, महल हो गए, हज़ारों साल पुराने जो बेसिकली टेम्पल्स हैं, काफ़ी सुंदर टेम्पल्स हैं। तो किस प्रकार से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है इन सभी प्लेसेस पे, और जो भी इकोनॉमी को फ़ायदा हो सके वो अपने को उठाना है, तो उसके लिए अपने को टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करना पड़ेगा। तो उसको लेके ये धर्मशाला डिक्लेरेशन ये साइन किया गया, अडॉप्ट किया गया, ठीक है। और एक तरीके से यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है कि इंडिया की रैंकिंग जो है ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में जो है 54th रैंकिंग 2021 में है, ठीक है। अब लास्ट के जो 2 टॉपिक हैं वो हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। वाटर ट्रेडिंग, अब ये क्या हुआ कि बेसिकली देखा गया कि हाल में ड्रॉट्स होने लगे हैं, सूखे होने लगे हैं, पानी की किल्लत हो गई है, और इंडिया में ग्राउंड वाटर जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आपको पता है इंडिया फर्स्ट नंबर पे है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन में, जहाँ पे जो ज़मीन के अंदर जो पानी होती है उसको बेसिकली हम लोग जो बाल्टी भर पानी से जो है साबुन से लगा के नहाते हैं, तो कितना पानी हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे फ्यूचर में दिक्कत आने वाली है। अब नीति आयोग सोचने लगा है कि भाई इसकी भी वाटर की भी ट्रेडिंग जो है शुरू की जाए, जिस प्रकार से गोल्ड और सिल्वर की ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट में, सिमिलरली स्टॉक एक्सचेंज में बेसिकली वाटर की भी ट्रेडिंग हो सकती है। और ऑलरेडी शिकागो स्टॉक एक्सचेंज में वाटर की ट्रेडिंग जो है एक तरीके से प्राइस लगाया गया है कि 1 एकड़ अगर ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन का अगर 1 फीट के लिए जो पानी की प्राइस है वो बेसिकली लगाया गया है। तो सिमिलरली इंडिया में भी हो सकता है, जिस प्रकार से गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल इसको एज ए कमोडिटी हम लोग जैसे ट्रेड करते हैं, तो हो सकता है भविष्य में कि अब पानी की भी जो है बेसिकली ट्रेडिंग हो, और फ्यूचर में जब पानी की किल्लत आएगी तो इसकी भी कुछ ना कुछ प्राइस देकर अब खेती करने के लिए भी हो सकता है कोई ना कोई आपको प्राइस चुकाना पड़ सके। तो ये जो है एक तरीके से बहुत बड़ी समस्या आ गई कि भाई नेचुरल जो पानी जो है इंडिया का, जो वर्ल्ड का 70% जो है एक तरीके से वाटर है, और फिर भी ये हालत है आने वाले समय में, ठीक है। तो ये जो है वाटर ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग मतलब समझ रहे हैं, जिस तरीके से गोल्ड की ट्रेडिंग, सिल्वर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट पे होती है, हो सकता है वाटर भी जो है ट्रेडेड कमोडिटी जो है वो बन जाए। लास्ट टॉपिक जो है ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, शायद एक क्वेश्चन भी पूछा गया है
ये इसमें बेसिकली क्या है कि एशियन पाम ऑयल, जो पाम ऑयल है वो इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करता है। यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, इंडिया इज ए लार्जेस्ट इंपोर्टर। इंडिया जो है सबसे बड़ा इंपोर्टर है पाम ऑयल का। अच्छा, इंडिया अपना बेसिकली पाम ऑयल इंपोर्ट क्यों करता है? तो इसमें जो है बेसिकली दो तीन जो पाम ऑयल की जो ज़रूरत होती है, एक तो एडिबल है, मतलब ये खाने में यूज हो सकता है। दूसरी बात ये है कि जो बायोफ्यूल है, अपना बायोफ्यूल पॉलिसी है ना, कि जो फ्यूल हैं, जो भी अपने पेट्रोल डीजल है उसको रिप्लेस करके या कुछ अपने को वो बायोफ्यूल से जो है उसमें रिप्लेस कर सकें, ताकि जो कॉस्ट आता है, हम लोग ज़्यादातर फ्यूल जो है जो भी व्हीकल्स में यूज होते हैं वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, वो लोग इंपोर्ट करते हैं, सो कॉस्ट को कम करने के लिए बायोफ्यूल पॉलिसी है, तो इसमें यूज होता है ये पाम ऑयल, ठीक है। और इसके अलावा जो डिटर्जेंट होते हैं, डिटर्जेंट पाउडर कपड़े धोने के लिए हम यूज करते हैं, उसमें ये यूज होता है, ठीक है। तो काफ़ी जगह से रिक्वायरमेंट होता है, इंडिया इंपोर्ट करता है, तो इंडिया ने कोशिश कर रहा है, इंडिया कोशिश कर रहा है कि भाई अपना खुद से जो है पाम ऑयल का प्रोडक्शन कर सके, खुद से अपने बेसिकली जो पाम ऑयल जो है उसका प्रोडक्शन कर सके, ये इंडिया कोशिश कर रहा है। तो इसमें आपको पता क्या होना चाहिए कि पाम ऑयल में बेसिकली इंडिया इंपोर्ट करता है, सबसे बड़ा इंपोर्टर है। इंडिया खुद से अब पाम ऑयल में जो है प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा। और इंडिया पाम ऑयल इंपोर्ट कहाँ से करता है? तो साउथ ईस्ट की दो कंट्री हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया। तो मलेशिया और इंडोनेशिया, यहाँ से सबसे ज़्यादा इंडिया जो है सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 90% यहीं से जो है वो इंपोर्ट करता है इंडिया। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, पाम ऑयल के बारे में, कि पाम ऑयल जो है इंडिया मलेशिया इंडोनेशिया से इंपोर्ट करता है, लार्जेस्ट इंपोर्टर है। अब इंडिया सेल्फ रिलायंट बनेगा पाम ऑयल के लिए, इंडिया को इंपोर्ट ना करना पड़े। और पाम ऑयल का जो है यूज होता है, एडिबल ऑयल है और बायोफ्यूल में ये यूज होता है, ठीक है। तो आज छोटे छोटे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके साथ हम लोग मिलेंगे। और ज़्यादा बचा नहीं है, अब सितंबर मंथ में ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, एक दो लेक्चर में जो है सितंबर मंथ अपना ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।